हेलो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक उसकी दोस्ती है। चाहे आप ईरान का एग्जांपल ले लो, इराक का एग्जांपल ले लो, चाहे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो। और अभी इसी लिस्ट के अंदर एक लेटेस्ट एडिशन हुआ है और वो है यूक्रेन का। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने 2022 के अंदर अटैक स्टार्ट कर दिए थे और ये वॉर जो है 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। और आने वाले टाइम में ये वॉर कितना लंबा चलने वाला है ना, ये कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो आज इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर आखिर है क्या, किस रीजन की वजह से जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके पीछे अमेरिका का क्या रोल है, और क्या ये जो वॉर है ये एक्चुअल रशिया और अमेरिका की राइवलरी का रिजल्ट है। आइए समझते हैं। देखिए हुआ क्या था कि 1991 के अंदर जो सोवियत यूनियन था, अब सोवियत यूनियन जो था वो 15 नेशन का एक ब्लॉक था। जैसे आप एक क्रिकेट टीम समझ सकते हो, 15 मेंबर्स की क्रिकेट टीम जिसका एक कैप्टन होता था। अब वही कैप्टन जो है सारे डिसीजन लेता है। अब ऐसा ही सोवियत यूनियन था, उसके अंदर 15 नेशन थे, लेकिन उसका कैप्टन जो था वो रशिया था और वो ही सबको डिसाइड करता था। अब 1991 आते आते क्या हुआ कि इनकी जो इकोनॉमिक हालत थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। रशिया को समझ में आ गया था कि भाई इन 15 या 14 नेशंस को मैं अपने कंधे पर लेकर जो है नहीं चल सकता, क्योंकि रशिया इन नेशंस को सस्ती गैस देता था, सस्ता ऑयल देता था, इनके साथ साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करता था, आर्म्स देता था और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता था। अब रशिया को समझ में आ गया कि भाई अगर मुझे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो मुझे इन नेशंस का साथ छोड़ना पड़ेगा, इनका बोझ मैं ज़्यादा टाइम तक चला नहीं सकता। इस वजह से 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। अब सोवियत यूनियन का ही पार्ट था यूक्रेन। तो यूक्रेन मतलब कि इंडिपेंडेंट हुआ 1991 के अंदर। अब देखो, अब रशिया जो है वीक हो गया था 1991 के बाद। अब अमेरिका ने अपॉर्चुनिटी देखी, अमेरिका ने सोचा कि भाई रशिया को और ज़्यादा वीक कर देते हैं। उसने देखा कि जो रशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो है यूक्रेन। तो उसने ये सोचा कि हम किसी तरीके से जो यूक्रेन है उसको रशिया से अलग कर देते हैं। अब उसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? देखो, ये जो सोवियत यूनियन का जो ब्लॉक था 15 नेशन का, ये पूरी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती थी इसके अंदर। आप जैसे रशिया का एग्जाम्पल ले सकते हो, वहां पर पुतिन है। अब वहां पर जो है ना, ऑपोजिशन का कोई रोल ही नहीं है। जैसे कोई भी ऑपोजिशन लीडर अगर इमर्ज होता है जो पुतिन को चैलेंज कर सकता है, जैसे नावल्नी करके एक लीडर आए थे, उनको मार दिया गया। इवन वहां पे अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इवन वहां पे जितने लोग भी हैं जो एक्चुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं वो दूसरे देश में माइग्रेट हो चुके हैं। तो यानी कि ऑपोजिशन का जो है वहां पे कोई रोल ही नहीं रह गया, मतलब कि एक ही आदमी जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलाता है। अब इस तरीके का जो सिस्टम था वो पूरे के पूरे सोवियत यूनियन के देशों के अंदर होता था। अब यहां पर क्या हुआ कि यूक्रेन को यूएस ने $5 बिलियन दिए और उन्होंने बोला कि आप अपनी जो कंट्री है उसको डेमोक्रेसी की तरफ मोड़ो, मतलब यहां पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करो। अब इससे होता क्या कि ऐसे कि रशिया है वो है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट और यूक्रेन बन जाएगा डेमोक्रेसी। और जब वो डेमोक्रेसी बन जाएगा तो ऑब्वियसली जो उसको भी डेमोक्रेसी का एक बार कीड़ा लग जाता है, वो कभी भी जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसको लाइक नहीं करता। इस वजह से क्या हुआ कि जो यूक्रेन के लोग थे वो डेमोक्रेटिक हो गए और बगल में जो रशिया था वो पूरा का पूरा अथॉरिटेरियन। इस वजह से यूक्रेन के सारे लोग, जो आम जनता थी, वो रशिया के अगेंस्ट हो गई। अब यूक्रेन में डेमोक्रेसी आने की वजह से जो यूक्रेन है वो रशिया से दूर होना स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ रशिया को भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि रशिया जो है वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। अब उसके बगल में जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, तो हो सकता है ये डेमोक्रेसी का फितूर जो है वो रशिया में भी आ जाए और हो सकता है कि वहाँ के अथॉरिटेरियन रिजीम को जो है चैलेंज कर दिया जाए। इस वजह से रशिया हमेशा ये कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से यूक्रेन की जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म कर दिया जाए और वहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल आ जाए। इस वजह से वो उसके पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर इंटरफेयर करता रहता। अब जितना ज़्यादा आप किसी डेमोक्रेटिक नेशन में इंटरफेयर करोगे, उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करोगे, उतना वो लोग जो है आपसे उतना ज़्यादा हेट करेंगे। इस वजह से क्या हुआ कि यूक्रेन की जो आम जनता थी वो रशिया के अगेंस्ट हो गई। ये हुआ एक चीज़। अब दूसरी चीज़ है इकोनॉमी की बात। देखो 1991 में जब यूक्रेन आज़ाद हुआ तो पूरी तरीके से इकोनॉमिकली जो था रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। अब रशिया ने देखा कि ये तो भाई डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, तो उसने कोशिश की कि भाई वापस डेमोक्रेसी नहीं, अथॉरिटेरियन की तरफ आ जाओ, लेकिन यूक्रेन मानने को तैयार नहीं था। तो उसने क्या किया, रशिया ने उसने जो इनको जो पाइपलाइन वगैरह के थ्रू गैस, ऑयल वगैरह, सस्ता ऑयल वगैरह देते थे वो सब बंद कर दिया। अब यूक्रेन की इकोनॉमी तो एकदम खत्म हो गई। अब 1994 तक आते आते ये हो गया कि इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगी।
अब ऑब्वियसली वो डेमोक्रेसी है, तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनको अपनी जनता को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी इस कंडीशन का रीज़न कौन है। तो उन्होंने ये बोला कि हमारी इस कंडीशन का रीज़न ये है क्योंकि हम रशिया के साथ हैं। जिस दिन हम यूरोपियन यूनियन के साथ चले जाएंगे यानी वेस्ट के साथ चले जाएंगे, रातों रात हमारी जो है किस्मत बदल जाएगी। मतलब इस तरीके का एक सपना दिखाया गया। इस वजह से वहाँ के जो सारे लोग थे वो ये बोलने लगे कि हमारे को यूरोपियन यूनियन के साथ जाने। अब इस वजह से क्या हुआ कि रशिया से और जो यूक्रेन दूर होना स्टार्ट हो गया। अब रशिया ने कुछ ट्राई किया, जैसे कि ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन बनाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन कभी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रहा और उसने कभी उसको ज्वाइन ही नहीं किया। तो ये दो रीज़न थे, एक डेमोक्रेसी और दूसरा इकोनॉमिक रीज़न, जिसकी वजह से यूएस ने जो यूक्रेन था उसको रशिया से दूर करने की कोशिश की। अब तीसरा जो नेटो है वो सबसे बड़ा रीज़न है। देखो नेटो क्या था कि 1949 का एक मिलिट्री अलायंसेस था। अब पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखोगे कि बहुत सारे मिलिट्री अलायंसेस हैं, लेकिन नेटो जो है वो 32 मेंबर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बैकिंग है अमेरिका की, और दूसरी चीज़ है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर नेटो की किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो ये माना जाएगा कि पूरे के पूरे नेटो के ऊपर अटैक हुआ है। यानी कि इनडायरेक्टली ये माना जाएगा कि नेटो के किसी एक कंट्री पर अटैक का मतलब है अमेरिका के ऊपर अटैक, और अमेरिका के ऊपर अटैक करने की कोई जरूरत कर सकता है आज की डेट में, क्योंकि वो सुपर पावर है तो कोई कर नहीं सकता। इस वजह से नेटो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हुआ क्या था कि 1990 के अंदर जो जर्मनी था ना उसका यूनिफिकेशन हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था कि जर्मनी जो है हार गया था, तो जर्मनी को ये वेस्ट मतलब कि अमेरिका ने और रशिया ने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक बना वेस्टर्न जर्मनी और एक बना ईस्टर्न जर्मनी, और बीच में थी एक बर्लिन वॉर। 1990 आते आते पूरा का पूरा ईस्टर्न जर्मनी जो है ये कहने लगा कि भाई हमारे को जो है वेस्टर्न जर्मनी के साथ मर्ज कर दो। तो अमेरिका ने रशिया को बोला कि भाई सारे के सारे लोग यही चाहते हैं कि भाई जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाए, आपकी जो 4 लाख ट्रूप्स हैं ईस्टर्न जर्मनी में उसको हटा लो। अब उसके साथ उन्होंने अश्योरेंस दिए रशिया को कि ये जो नेटो है ये जर्मनी से 1 इंच रशिया की तरफ नहीं बढ़ेगा। अब ये अश्योरेंस दिया गया रशिया को, तो रशिया ने अपने ट्रूप्स वहाँ से हटा लिए और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, और फाइनली जो है जर्मनी जो है नेटो के अंदर चला गया। लेकिन 1999 तक आते आते अमेरिका ने ये सोचा कि यार ये जो पूरा का पूरा यूरोपियन जो रीजन है ये बड़ा पीसफुल है, और अगर ये रीजन पीसफुल रह गया तो हमारी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, क्योंकि नेटो का वजूद ही यही है जब तक कि रशिया का डर जो है बाकी नेशंस को दिखाई दे। आज जगह जो पॉलिटिक्स होती है वहाँ डर की पॉलिटिक्स में यही किया जाता है कि एक जो है एक डेमन बनाया जाता है, किसी को दिखाया जाता है कि आपको इससे डर है और इसकी वजह से आपको जो हमारे साथ रहना चाहिए। अब यही चीज़ अमेरिका ने की। अमेरिका ने जो है डर दिखाया रशिया को, पूरे के पूरे यूरोपियन नेशन को, और उसके थ्रू नेटो का इन्फ्लुएंस जो है पूरे यूरोप पे बना के रखा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कोशिश की, इन्होंने देखा कि 1990 से लेकर 1999 तक सब कुछ बड़ा पीसफुल चल रहा था। अब नेटो की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही थी, जितना ज़्यादा पीस आएगा उतना ज़्यादा नेटो की इंपॉर्टेंस खत्म होती जाएगी। उसके साथ साथ उनकी जो इकोनॉमी है, आर्म्स की इकोनॉमी, वो भी कम हो जाएगी क्योंकि आर्म्स कम बिकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1999 के अंदर अनाउंस किया कि भाई 3 जो ईस्टर्न यूरोप के नेशंस हैं यानी कि रोमानिया, एस्टोनिया और पोलैंड, इनको हम नेटो के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है भाई रशिया इसको कन्फ्रंट करेगा। रशिया ने बोला कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था 1990 के अंदर कि भाई ये जो 1 इंच भी आप जो है रशिया की तरफ नहीं बढ़ोगे, लेकिन आज की डेट में आप जो है उसको अपने साथ लेने के लिए तैयार हो। तो भाई अमेरिका ने बोला कि देखो उस टाइम पे हमने अश्योरेंस दिया था, कोई लिख के तो नहीं दिया था, कोई ट्रीटी तो नहीं थी, तो इसलिए अब ये जो 3 देश हैं ये हमारे दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हमें नेटो में ले, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, डेमोक्रेटिक ग्राउंड पे इनको अपने साथ लेना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है इन 3 देशों को अपने साथ ले लिया। तब भी रशिया चुप रहा। अब बात आगे बढ़ती है। 2002 के अंदर अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी एक करके बनाई गई थी, उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अभी ट्रीटी क्या थी, देखो क्या हुआ था कि रशिया ने और हमारे अमेरिका, इन दोनों ने जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। अब एक दूसरे के ऊपर अटैक ना हो सके तो इन दोनों नेशन ने एंटी बैलिस्टिक सिस्टम बनाए थे, यानी कि जैसे कि कोई भी अगर इनकमिंग न्यूक्लियर वेपन है तो उसको ये जो सिस्टम है वो स्काई के अंदर ही, मतलब ऊपर ही आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। कुछ ऐसा ही जैसे आप इजराइल का आयरन डोम देखते हैं, उसके ऊपर जैसे मिसाइल आते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ ऐसे ही सिस्टम इन्होंने बनाया था। अब इन दोनों देशों ने सोचा कि भाई हमने ये सिस्टम तो बना ली, लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसका सिग्निफिकेंस तो तभी है जब वो नीचे जाकर गिरेगा और फटेगा। अगर हम आसमान में ही इसको खत्म कर देंगे तो फिर न्यूक्लियर वेपन होने का फायदा क्या है, आपके पास 1000 वेपन हो चाहे 1 लाख वेपन हो, बात तो कुछ नहीं है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम दोनों ने तो ये बना लिया है, लेकिन हम किसी और देश के अंदर ये सिस्टम नहीं लगाएंगे।
अब उससे ये फायदा होगा कि हर देश जो है वो हमसे डर के रहेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि भाई इनके ऊपर हम न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। मतलब कि असली न्यूक्लियर पावर तो यही होगी जब आप किसी देश के ऊपर जो है न्यूक्लियर अटैक कर सको। अब 2002 के अंदर अमेरिका ने इस ट्रीटी को खत्म कर दिया। अब उसका ये कहना था कि भाई 2001 के अंदर जो 9/11 अटैक हुए थे और हम जो है इस ट्रीटी से बाहर निकल रहे हैं और हम रोमानिया के अंदर एंटी बैलिस्टिक सिस्टम लगा रहे हैं। उसका ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि भाई ईरान से जो है इसको यूरोप को सेफ रखा जाए और नॉर्थ कोरिया से इसको सेफ रखा जाए। अब रशिया का कहना था कि भाई रोमानिया जैसे देश को जो है नॉर्थ कोरिया और ईरान क्यों अटैक करने वाला है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप लोग जो है हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हो, इस वजह से आप ये जो एंटी बैलिस्टिक सिस्टम लगा रहे चाह रहे हो। और इसके साथ साथ ये जो एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है इसको आप रिकैलिब्रेट भी कर सकते हो और इसके थ्रू आप न्यूक्लियर वेपन, टोमाहॉक मिसाइल करके होती हैं, उसके थ्रू आप न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ सकते हो किसी भी देश के ऊपर। और इसकी रेंज थी 1500 माइल, यानी कि पूरे के पूरे मॉस्को को कवर करता था। तो रशिया ने उस टाइम प्रोटेस्ट किया, लेकिन अमेरिका ने बोला कि नहीं भाई तुम्हारे लिए नहीं है यार, हमारे वॉर चल रहे हैं, हमारा जो है पूरे अलकायदा के ऊपर हमने अटैक किया हुआ है, अलकायदा के साथ हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमें ये चाहिए। चलो रशिया ने उस टाइम भी इस बात को मान लिया। अब बात आगे बढ़ती है। अब 2008 में क्या हुआ कि अमेरिका ने फिर से रशिया को टेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उसने देखा कि जो भी हम स्टेप उठा रहे हैं रशिया उस बात को मान लेता है, हो सकता है जो नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे उसको भी मान ले। तो यूएस ने क्या किया, उसने दो देश जॉर्जिया और यूक्रेन, इन दोनों को जो है नेटो के अंदर लाने की कोशिश की। अब इस टाइम पर पुतिन ने बोल दिया कि भाई ये रेड लाइन है, अगर आपने जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो के अंदर लाने की कोशिश की तो भाई मैं अटैक करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जब ये बात हो रही थी तो उसने ये करके भी दिखा दिया। पुतिन ने क्या किया कि जॉर्जिया के साउथ ओसेटिया करके एक प्रोविंस है, वहां पर अटैक किया। अब पुतिन को कुछ रीजन भी दिखाना था, उन्होंने ये रीजन दिया कि ये जो जॉर्जियन आर्मी है, ये जो है जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं साउथ ओसेटिया डिस्ट्रिक्ट में जॉर्जिया में, उसके ऊपर जो है एट्रोसिटी कर रहे हैं, तो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंटरवीन कर रहे हैं ताकि हम इन रशियन लोगों को बचा सकें। ये तो रीजन दिया गया, बट एक्चुअल रीजन ये था कि वो प्रेशर बनाना चाहते थे अमेरिका के ऊपर, उनको बताना चाहते थे कि भाई ये रेड लाइन है, यूक्रेन और जॉर्जिया इन दोनों को आप जो है इसके अंदर नेटो के अंदर नहीं ले सकते। तो उस टाइम पे यूरोपियन जो देश थे उन्होंने अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया, उनको बोला कि भाई तुम तो इतने 1000 किलोमीटर दूर बैठे हो, लेकिन टेंशन तो हमारे लिए हो जाएगी, हमारे बगल में रशिया है, वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो उस टाइम पर ये जो नेटो का प्लान था ये कुछ हद तक डिले कर दिया गया। अब अमेरिका उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो है यूक्रेन को आर्म्स बेचने स्टार्ट कर दिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है वो बेचने स्टार्ट कर दिए। इसके साथ साथ उनकी जो आर्मी को है उनको ट्रेन करना भी स्टार्ट कर दिया। और इसके साथ साथ जो रशिया के पास वाले एरिया है वहाँ पर जो है अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना भी स्टार्ट कर दिया। तो बदले में पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने अपना एक पपेट जो प्रेसिडेंट था वो यूक्रेन के अंदर बिठा दिया, जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच। अब पुतिन को ये पता था कि भाई ठीक है विक्टर यानुकोविच बैठा है तो कभी नेटो में तो नहीं जाएंगे और किसी तरीके से मैं यूक्रेन को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन 2013 के अंदर और 14 के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पर यूक्रेन के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसको कहते हैं मैदान प्रोटेस्ट। अब मैदान वहाँ का एरिया है कुछ ऐसे ही जैसे जंतर मंतर इंडिया का एरिया है जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, वैसे ही मैदान जो है यूक्रेन का एरिया है जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं। तो रशिया ने ये बोला कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये वेस्ट ने करवाए हैं, मतलब कि वेस्ट का इसमें इन्फ्लुएंस है, वेस्ट का इसमें हाथ है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हुए हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया ने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलवा दी। मतलब कि रशिया ने जो है विक्टर यानुकोविच जो उनका पपेट प्रेसिडेंट था यूक्रेन में, उसके थ्रू गोली चलवा दी प्रोटेस्टर्स के ऊपर। अब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, भीड़ जो है उग्र हो गई और फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर ली। मतलब नेशनलिस्ट लोगों ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ली और जो पपेट प्रेसिडेंट था विक्टर यानुकोविच उसको भागना पड़ा यूक्रेन छोड़कर रशिया में। अब रशिया को समझ में आने लगे कि भाई ये जो अमेरिका है इसका गेम कुछ और ही चल रहा है, अब ये नेटो को छोड़ के किसी और तरीके से हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कोशिश क्या थी, देखो यूक्रेन के अंदर एक एरिया है जिसको कहते हैं क्रीमियम पेनिनसुला। अब देखो इस क्रीमिया पेनिनसुला जो है ये यूक्रेन के अंदर लाया करता है, लेकिन यहाँ पर जो है रशिया की एक ब्लैक सी फ्लीट है, मतलब कि एक नेवल बेस है। इसके साथ साथ रशिया जो है इसी एरिया के थ्रू, क्रीमियम पेनिनसुला के थ्रू ही जो है सी ऑफ अज़ोव, फिर ब्लैक सी और फिर मेडिटेरियन सी तक पहुंच पाते हैं, जिसका मतलब है कि रशिया का जो वर्ल्ड से कनेक्शन है वो इसी पोर्ट के थ्रू है। अब पुतिन को लगने लगा कि अमेरिका क्या करना चाह रहा है कि वो जो है इस क्रीमियम पेनिनसुला पे कंट्रोल लेना चाह रहा है, और अगर क्रीमियम पेनिनसुला अमेरिका के पास चला गया या यूक्रेन के पास चला गया, मतलब अमेरिका का इस पर इन्फ्लुएंस आ गया और हम ब्लॉक हो गए, तो क्या होगा कि हम जो है पूरे वर्ल्ड से जो है कट ऑफ हो जाएंगे। तो इस वजह से पुतिन ने ये ठान लिया कि भाई मेरे को सबसे पहले क्रीमियम पेनिनसुला लेना है ताकि मेरे वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं वो कम से कम सिक्योर हो जाए।
अब क्रीमिया का जो एनेक्सेशन था ना वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, क्योंकि वहाँ पर जो क्रीमियन पेनिनसुला है वहाँ पे 60% जो पॉपुलेशन है वो रशियन ओरिजिन की है, मतलब वो रशियन लैंग्वेज भी सीखते हैं और कहीं ना कहीं वो उनका जो ओरिजिन है वो रशिया का है, तो वो हमेशा रशिया की साइड लेते हैं। और जब भी लोग आपके साथ वॉर में जुड़ जाते हैं तो आपके लिए वॉर जीतना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी वजह से जो रशिया ने एनेक्सेशन किया वो बहुत ईजिली उसने वॉर जीत लिया और क्रीमिया उसका हो गया 2014 में। अब देखो, क्रीमिया का वॉर तो जीत लिया था, लेकिन रशिया को या पुतिन को ये पता था कि मुझे कुछ और भी चाहिए, एक ऐसी बार्गेनिंग चिप चाहिए ताकि मैं यूक्रेन को कंट्रोल कर सकूं और उसको फ्यूचर में जो है नेटो ज्वाइन करने से रोक सकूं। अब देखो, यूक्रेन जो है उसमें 13% पॉपुलेशन जो है वो रशियन ओरिजिन की है। अब ऑब्वियसली बात है, जब 15 देश मतलब कि सोवियत यूनियन था 1991 तक, तो ऑब्वियसली इन देशों के अंदर माइग्रेशन होती थी, तो हर देश जो भी सोवियत यूनियन का जो पुराना देश है, जो 15 देश है, जैसे कजाकिस्तान हो गया, इस्टोनिया हो गया वगैरह वगैरह, इनमें रशियन ओरिजिन के लोग तो मिलेंगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली एक ब्लॉक का पार्ट थे तो फ्रीली मूवमेंट करते थे इधर से उधर। तो यूक्रेन के अंदर भी 13% पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है आपके ईस्टर्न प्रोविंसेस में और सदर्न प्रोविंसेस में। तो अब पुतिन ने क्या किया कि पुतिन ने डोनबास का रीजन जो कि ईस्टर्न प्रोविंस में लाई करता है यूक्रेन के, उसके अंदर जो है सेपरेटिज्म को इंसाइट कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, डोनबास रीजन के जो ये रशियन लोग थे जो कि रशिया को सपोर्ट करते थे, उनको जो है उनको वेपन्स देना स्टार्ट किया, उनको सपोर्ट देना स्टार्ट किया और ये बोला कि आप यूक्रेन से सेपरेट होने के लिए जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करो, और वो मूवमेंट वहां पे स्टार्ट भी होगी। अब पुतिन ने ये सोचा कि ये मेरी बार्गेनिंग चिप रहेगी, अगर कोई भी फ्यूचर में प्रेसिडेंट आता है और वो जो है यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन करने की कोशिश करता है, तो वो एकदम बोल सकता है कि भाई तुम्हारा डोनबास जो है 2 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। अब यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम क्या थी? अब देखो, यूक्रेन को समझ में आ गया था कि भाई ये जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं ये हमारे देश के साथ नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने क्रीमिया में देखा, जो 60% रशियन लोग थे उन्होंने रशियन आर्मी का सपोर्ट किया और क्रीमिया खत्म हो गई। अब ऐसा हो सकता है कि साउथ में जहाँ पे रशियन लोग हैं और ईस्टर्न प्रोविंस जहाँ पे रशियन लोग हैं वो फ्यूचर में जाके रशिया को सपोर्ट करें और ये 2 रीजन भी हमारे से चले जाए। तो उन्होंने क्या किया, इनको दबाना स्टार्ट किया, जो रशियन ओरिजिन के लोग थे उनको दबाना स्टार्ट किया। तो यूक्रेनियन आर्मी जो थी इनके ऊपर एट्रोसिटी करती थी। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे जो है पूरे के पूरे यूक्रेन में एक लैंग्वेज फॉर्मूला लगा दिया कि भाई आज से पूरे के पूरे यूक्रेन में यूक्रेनियन लैंग्वेज बोली जाएगी, रशियन लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। कुछ ऐसा ही जैसा पाकिस्तान ने किया था बांग्लादेश के टाइम में, उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर की बांग्ला लैंग्वेज को छोड़ के उनके ऊपर जो है उर्दू थोप दी थी। ऐसा ही कुछ यूक्रेन ने रशिया ओरिजिन लोगों के साथ किया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूक्रेनियन लैंग्वेज पूरे के पूरे यूक्रेन पर लगा दोगे जिसमें रशिया ओरिजिन के भी लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब जब वो प्रोटेस्ट करते थे तो उनके ऊपर एट्रोसिटी होती, उनको जेल में डाल दिया जाता था या फिर उनको मार दिया जाता था। अब इसी चीज को मुद्दा बनाया था पुतिन ने 2022 में कि भाई हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपनी पॉपुलेशन, जो रशियन पॉपुलेशन यूक्रेन के अंदर है, उसको बचाने के लिए हम ये वॉर लड़ रहे हैं। अब हुआ क्या था कि 2019 के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। अब उन्होंने जब अपना प्रेसिडेंट का जो वो कैंपेन था उसके अंदर ये बोला था कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं रशिया को छोड़ के यूरोप में अपने देश को मर्ज कर दूंगा, मतलब कि यूरोप के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा अपनी इकोनॉमी को। तो सब लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। अब जब वो जीत कर आए तब उनको समझ में आया कि भाई ये मामला कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स, उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया था, तो वो अपने प्रॉमिस पर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने अमेरिका के साथ बैठकर जो है डील करनी स्टार्ट करी कि भाई हमें किसी भी तरीके से रशिया से बचना है, इसलिए हमें नेटो का पार्ट बना लो। अब पुतिन ने जो है उनके ऊपर जो है प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। जो भी उनकी मीटिंग होती थी उनमें ये कहा जाता है कि अगर आप नेटो के अंदर गए तो भाई आपका डोनबास रीजन तो गए। अब होना चाहिए था कि भाई ज़ेलेंस्की जो है वो नेटो से दूर होते या नेटो ना ज्वाइन करते, लेकिन हो गया उल्टा। उन्होंने और ज़्यादा एफर्ट लगाने स्टार्ट कर दिए कि भाई मेरे को नेटो के अंदर जाना है। अब इस वजह से पुतिन को लगने लगा कि भाई जो मैंने सोचा था कि डोनबास रीजन की वजह से मैं इनको नेटो में नहीं जाने दूंगा, ये तो उल्टा होता जा रहा है। और उन्होंने एक और प्रेशर टैक्टिक्स निकाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यूक्रेन बॉर्डर पे जो है अपने बहुत सारे ट्रूप मूवमेंट कर ली। अब उन्होंने ये सोचा कि अब ये देख के ज़ेलेंस्की थोड़ा रुक जाएंगे और ये समझेंगे कि भाई अब बात आगे बढ़ रही है, रशिया किसी भी दिन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो मेरे को नेटो में नहीं जाना चाहिए। अब ज़ेलेंस्की फिर से उल्टा काम, उन्होंने जाके फिर से नेटो के साथ नेगोशिएट करना स्टार्ट कर लिया कि भाई हमें जो है अपने साथ ले लो, हमें अपने साथ ले लो। अब पुतिन ने सोचा कि भाई अब तो मेरे पास कोई चारा बचा ही नहीं। अब फाइनली फिर 2022 फरवरी के अंदर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब यूक्रेन पर अटैक करने के टाइम पे जो पुतिन थे उन्होंने ये सोचा था कि भाई ये 7-8 दिन का वॉर है, मैं जल्दी से जीतूंगा और ये जो गवर्नमेंट है ज़ेलेंस्की की उसको मैं टॉपल कर दूंगा और मेरा जो वॉर एम है वो खत्म हो जाएगा। अब हो गया उल्टा। अब ये जो यूक्रेन के लोग थे इन्होंने ये देखा कि ये जो ज़ेलेंस्की है,
जनरली क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन पावर अटैक करती है तो सबसे पहले वहाँ का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है वो अपना जहाज पकड़ के भाग जाता है। नेपाल में देख लो के पी शर्मा ओली जहाज पकड़ के भाग गए, या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो थे हामिद करजाई वो भाग गए थे। तो हर देश का यही पैटर्न है, जब भी उनके ऊपर कुछ अटैक करता है तो वहाँ के सबसे बड़े जो लीडर होते हैं, खासकर प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब यहाँ हो गया उल्टा। अब जैसे रशियन आर्मी ने अटैक किया तो होना ये चाहिए था, इवन अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को ये कहता कि आप प्लेन पकड़ो और हमारे अमेरिका में आ जाओ। लेकिन ज़ेलेंस्की ने क्या किया, ज़ेलेंस्की ने बोला कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा और रशियन आर्मी के साथ लड़ूंगा। अब इसकी वजह से पूरा का पूरा यूक्रेन जो है ज़ेलेंस्की के पीछे खड़ा हो गया। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगने लगी आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर, जो लोग ये कहने लगे कि भाई हमें जो है आर्मी के अंदर रिक्रूट कर लो और हम जो है रशिया के साथ लड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से अब क्या हुआ कि जो पूरी की पूरी जनता थी वो रशिया के अगेंस्ट हो गई, और होना उल्टा चाहिए था। जो पुतिन का कैलकुलेशन था उनका ये था कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है FSB, उन्होंने पुतिन को ये बोला था कि पूरी की पूरी जनता जो है ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट है, और आप जैसे ही वहाँ जाओगे जनता आपके साथ हो जाएगी, और जब जनता आपके साथ हो जाती है तो आपके लिए वॉर जीतना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये जो FSB का चीफ था ये उनके साथ पुतिन के साथ गेम खेल रहा था। वो क्या था कि $15 मिलियन जो है फंडिंग वो पुतिन से ले चुका था, और ये बोल के कि भाई मैं जो है यूक्रेन के अंदर अपना एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, एक प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है सारे के सारे लोगों को मैं रशिया के साथ कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में वो कुछ हो ही नहीं रहा था। वो जो है करप्शन में वो पैसा जो है इधर उधर गोल गोल घुमा रहा था। तो इस वजह से पुतिन की जो कैलकुलेशन थी कि जैसे ही रशियन आर्मी वहाँ पे जाएगी और लोग जो है फूल लेकर उनका स्वागत करेंगे, वो हो गया उल्टा। लोगों ने उनके ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से ये वॉर जो है बहुत लंबा हो गया। अब जैसे ही अमेरिका ने देखा कि भाई जो रेजिस्टेंस है, यूक्रेन जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो काफ़ी कमेंडेबल है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम और वेपन्स देना स्टार्ट करते हैं। इस वजह से अब ये वॉर जो है अमेरिका प्लस यूक्रेन वर्सेस रशिया हो गया। इस वजह से ये वॉर जो है इतना लंबा चल रहा है। और अब रशिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो वॉर को एंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एम तो कुछ और था। उसने ये सोचा था कि भाई मैं ज़ेलेंस्की को हटा दूंगा, इसके साथ साथ जो है यूक्रेन का बहुत बड़ा एरिया में कैप्चर कर लूंगा और उनके साथ एक डील साइन कर लूंगा कि भाई तुम कभी नेटो को ज्वाइन नहीं करोगे। लेकिन हो गया उल्टा। ज़ेलेंस्की जो है अब तक वहाँ पर बने हुए हैं, सीट पर बने हुए हैं, और इसके साथ साथ जो रशिया है कुछ बहुत बड़ा जो है गेन जो है वॉर में करने। ये वॉर का जो एंड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रशिया और अमेरिका जो है एक साथ बैठकर कोई डील करे, क्योंकि ये वॉर ही अमेरिका और रशिया के बीच का है। यूक्रेन तो इसमें बीच में बस एक पपेट है जो कि इस वॉर का जो है क्या कहते हैं कि कोलेटरल डैमेज है, क्योंकि यूक्रेन से रशिया को कोई ऐसी कोई खास दुश्मनी है और अमेरिका की ऐसी कोई खास दोस्ती भी नहीं है। लेकिन रशिया क्या चाहता है, रशिया ये चाहता है कि जो नेटो है वो लिख कर दे रहे कि भाई मैं जो है जॉर्जिया या ये यूक्रेन है इसमें जो है अपना जो अलायंस है, नेटो अलायंस है, उसको वहाँ तक लेकर नहीं आऊँगा। लेकिन अमेरिका जो है ये लिख के देने के लिए रेडी नहीं है, और रशिया जो है इस टाइम वॉर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे पीछे हट गया और अमेरिका ने इंश्योरेंस नहीं दिया कि भाई नेटो जो है और एक्सपेंड नहीं करेगा, तो ये उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक डिफीट हो जाएगी। अब वो अपने देश में जाकर लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उनकी तो पूरा का पूरे जो पॉलिटिकल जो करेंसी है वो यही है कि भाई मैं जो है देखो रशिया को ग्रेट बनाने के लिए जो है अमेरिका के साथ वॉर लड़ रहा। अब ये थी पूरी की पूरी कहानी कि क्या है रशिया यूक्रेन वॉर, किस वजह से जो है ये वॉर अब तक अटका हुआ है, कहाँ पर अटका हुआ है, और आने वाले टाइम में जब तक रशिया और अमेरिका बैठ करके कोई सेटलमेंट नहीं करते तब तक ये वॉर एंड नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।